अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन जुल्फ़िकार है और मैं रेसिकेम प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स एंड मार्केटिंग के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। आज की इस वीडियो में हम कुछ बुनियादी गलतियों के मुतल्लिक बात करेंगे जो इपॉक्सी फ्लोरिंग का काम शुरू करने से पहले या इपॉक्सी फ्लोरिंग करने से पहले अक्सर जो बिगिनर्स मिस्टेक्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो जो 3 सबसे बड़ी जो मिस्टेक्स हैं वो क्या हैं? सबसे पहली जो मिस्टेक है दैट इज़ ऑफ कोर्स पुअर सरफेस प्रिपरेशन, सतह की तैयारी। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं वो हम करते हैं पुअर मिक्सिंग ऑफ रेजिन एंड हार्डनर। जैसे हमें पता है इपॉक्सी जो है एक मल्टी कंपोनेंट सिस्टम होता है, तो इन तमाम तर कंपोनेंट्स को प्रॉपर तरीके से मिक्स करके फिर उसकी एप्लीकेशन करनी चाहिए। एंड द थर्ड बिगेस्ट मिस्टेक इज़ बबल्स इन द स्क्रीड। तो जो सबसे बड़ी जो बुनियादी मिस्टेक है जो मैंने अक्सर ये इपॉक्सी फ्लोरिंग के फेलियर्स में देखा है, 70 से 80% ऑफ द 70 to 80% ऑफ द टाइम जो सबसे बड़ी गलती होती है वो सतह की जो तैयारी होती है, जो सरफेस प्रिपरेशन होती है वो ठीक नहीं होती। तो जब भी हम कोई भी इपॉक्सी फ्लोरिंग का काम करते हैं हमें सबसे पहले तो ये चीज़ चेक करनी चाहिए दैट द सरफेस इज़ क्लीन, उसके ऊपर किसी किस्म का गर्दो गुबार, तेल वगैरह या ऐसी चीज़ें ना लगी हुई हो। अगर ये सब चीज़ें होती भी है तो इसके लिए फिर प्रॉपर सरफेस प्रिपरेशन के इक्विपमेंट्स और सरफेस प्रिपरेशन की टेक्निक्स होती है जिनको हम एम्प्लॉय करके जो है ये तमाम तर जो है सतह की जो सरफेस की जो तैयारी है वो कर सकते हैं। इसमें हम बहुत ज़्यादा लाइट, डिपेंडिंग अगेन ऑन द कंडीशन ऑफ द सरफेस, हम बहुत ज़्यादा लाइट ग्राइंडर्स से लेके बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी हमारे पास स्कैरिफायर्स और ग्राइंडिंग मशीन्स आती हैं जिनको हम सरफेस पे जो है यूज़ करके जो है सरफेस की प्रॉपर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। कभी हमारे पास ऐसा भी होता है कि हमारी सरफेसेस अनइवन होती है तो वहाँ पे हम लेवलिंग कंपाउंड्स और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करके सरफेस के ऊपर पहले इसको प्रॉपर तरीके से लेवल करके और उसके बाद इसके ऊपर किसी तरह की इपॉक्सी फ्लोरिंग या कोटिंग जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो हम कर सकते हैं। अगेन हम अपने आने वाली वीडियोस में जो हमारे इपॉक्सी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके मुतल्लिक जो है वो डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो एज आई सेड कि अगर सरफेस या हमारी जो सतह है वो ठीक से प्रिपेयर नहीं होती तो इपॉक्सी के अंदर जो है इटसेल्फ पपड़ी बन के या इपॉक्सी इटसेल्फ जो है वो सरफेस से डीबॉन्ड हो जाती है। ये जैसे ये भी आप देख रहे हैं, ये भी दिस अगेन इज़ जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ अ पुअर सरफेस प्रिपरेशन। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है ना अगर सरफेस ही सही ना हो, मिसाल के तौर पे सरफेस के अंदर जान ही नहीं है, कंक्रीट के अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं है और अगर फिर भी अगर हमने इपॉक्सी सही तरीके से ले कर दी तो भी हमारी जो है ज़ाहिर है नीचे से सीमेंट या कंक्रीट ही निकल जाएगा, तो फिर कोटिंग या जो हम फ्लोरिंग करेंगे वो क्या ही काम कर लेगी। तो सरफेस प्रिपरेशन जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें मैं हमेशा सबको एक चीज़ कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा पूरे प्रोसेस में अगर कोई हमारा ज़रूरी काम है ना दैट इज़ सरफेस प्रिपरेशन, प्राइमिंग, क्रैक फिलिंग, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना हमें बहुत तसल्ली और सुकून से करना चाहिए बिफ़ोर एक्चुअली गोइंग इनटू द लेइंग ऑफ द इपॉक्सी। हमारे पास अक्सर प्रोजेक्ट्स में जो है वो कस्टमर हमें आके कहता है कि यार जल्दी कर दें, जिसकी वजह से ये कुछ बेसिक हमारे स्टेप्स हैं जो कि मिस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ये फिर इपॉक्सी फ्लोरिंग या कोटिंग्स में जो है वो फेलियर के प्रॉब्लम्स आते हैं। एक चीज़ जो मैंने पाकिस्तान में अक्सर देखी है कि जब हम इनिशियल इंस्पेक्शन पे जाते हैं और हम लोगों को कहते हैं कि सर आपकी सरफेस ठीक नहीं है और सरफेस को दुरुस्त करने के लिए ये सारे हमें काम करने पड़ेंगे जिसमें घिसना है, क्रैक फिलिंग है वगैरह वगैरह। तो उसमें जो नॉर्मल समटाइम्स कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं ठीक है आप हमें हफ्ते 2 हफ्ते का टाइम दे दें, हम आपको सरफेस सही करके दे देते हैं। अब इस सिचुएशन में ये कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि ये सरफेस के ऊपर कुछ नहीं करता, सिर्फ एक सीमेंट का नीरू लगा के सरफेस जो हमारी कंक्रीट का या कोई स्क्रीड किया हुआ फ्लोर होता है उस पर सीमेंट का एक नीरू लगा के उसके ऊपर गुरमाला करके हमें बता देता है देखिए हमने सरफेस प्रिपेयर कर ली और सरफेस जो है आपकी स्मूथ हो गई है। अब ऐसे में क्या होता है कि ये जो हमने सीमेंट का नीरू डाला होता है इसकी जब पपड़ी बनती है या इसके ऊपर जब हम इपॉक्सी वगैरह करते हैं तो हमें इस तरह के जो है ना फिर सरफेस फेलियर्स की वजह से जो है प्रोडक्ट की डी बॉन्डिंग और प्रोडक्ट की इटसेल्फ पूरा परफॉर्मेंस की जो है पूरा परफॉर्मेंस फेस करनी पड़ती है। तो अब तो यू हैव टू मेक इट अ पॉइंट कि अगर सरफेस पे नीरू है तो कहीं पे छेनी हथौड़ा मार के कहीं कोने में चेक कर लें कि भाई ये सरफेस, ये जो सतह है
इसके ऊपर इसने किसी किस्म का नीरू तो नहीं मारा। दूसरी चीज़, हमेशा इट इज़ ऑलवेज़ बेस्ट कि अगर मेरी सरफेस बज़ाहिरन देखने में ठीक लग भी रही है तो एक दफ़ा मैं सरफेस के ऊपर लाइट ग्राइंडिंग तो ज़रूर करूं, जस्ट टू मेक श्योर कि अगर सरफेस पे कोई गर्दो गुबार है या कोई ऐसी चीज़ है जो पड़ी हुई है, लगी हुई है या नेकेड आई से या आँखों से हमें नज़र नहीं आ रहा, तो हम उसको भी देख के जो है इस चीज़ का तयन कर ले। और अगेन आफ्टर सरफेस प्रिपरेशन जो सफाई है, जो डस्ट है, इन सब चीज़ों की सफाई बहुत ज़रूरी है। अक्सर और बेशतर बहुत सारे हमारे पास वैक्यूम ग्राइंडर्स मार्केट में आते हैं जो उसी वक्त ग्राइंड करके जो है वैक्यूम के ज़रिए डस्ट को सक इन कर लेते हैं। तो इस तरह के इक्विपमेंट्स भी अगर हम इस्तेमाल करें तो काफ़ी बेहतर होगा। अच्छा, सरफेस प्रेपरेशन से दो चीज़ें हैं। एक तो केमिकल बॉन्डिंग होती है जो कि हमारी अपनी इपॉक्सी की होती है, रेजिन और हार्डनर या समटाइम्स मल्टी कंपोनेंट ABC कंपोनेंट होता है। ये तमाम तर चीज़ें मिक्स करने के बाद ये चीज़ें आपस में मिल के सख्त हो जाती है और सरफेस के साथ भी जो इसका केमिकल बॉन्ड होता है वो अपना बॉन्ड बनाती है। लेकिन एक जिसे हम कहते हैं मैकेनिकल बॉन्डिंग, कि सरफेस अगर मेरी इस तरह की होगी विच इज़ रेसिपिएंट ऑफ द इपॉक्सी कोटिंग, कि वो जो इपॉक्सी की कोटिंग है उसको एक्सेप्ट करने की अगर वो कैपेसिटी रखती है, तो सरफेस के साथ इपॉक्सी की भी मैकेनिकल बॉन्डिंग भी अच्छी होगी और फिर साथ साथ जो इपॉक्सी की अपनी केमिकल बॉन्डिंग है वो तो अच्छी होगी ही होगी। इससे ये होता है कि जो भी हम कोटिंग या फ्लोरिंग का काम करते हैं उसकी जो लाइफ है इटसेल्फ वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जो एक अगला सबसे बड़ा मसला है दैट इज़ इम्प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द रेजिन एंड अदर कंपोनेंट्स। अब होता क्या है साइट पे कि जब बड़ा कोई काम हो रहा होता है तो एक जगह पे जो है ना एक बंदा होता है जो सारा टाइम इपॉक्सी मिक्स कर रहा होता है, फिर वो टीम के दूसरे मेंबर्स को दे रहा होता है और वो फिर इस मिक्स मटेरियल को ले कर रहे होते हैं। कभी कभार बड़े काम में जहाँ पे ले करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, अक्सर मैंने कुछ जगहों पे तो ये भी देखा है कि रेजिन एज इट इज़ इसने बगैर हार्डनर मिक्स किए हुए जो है वो अगले को दे दिया, जिसके बाद इसने रेजिन फैला दिया और वो फिर प्रोडक्ट सूखा ही नहीं। या तो फिर जल्दी जल्दी में इन्होंने जो है हार्डनर की मिकदार कम या ज़्यादा कर दी, जिसकी वजह से जो मेरा फ्लोर है वो बहुत चिपचिपा रह गया और पूरी तरीके से क्योर ही नहीं हुआ। तो जैसे हमने यहाँ पे कहा कि इम्प्रॉपर क्योरिंग, अब वो क्योरिंग इम्प्रॉपर इसलिए होती है क्योंकि आपने दोनों कंपोनेंट रेजिन और हार्डनर को सही तरीके से मिक्स नहीं किया होता, जिसकी वजह से हमारे पास सबसे पहले तो एक चिपचिपा फ्लोर जिसे हम स्टिकी फ्लोर कहते हैं, लॉस ऑफ हार्डनेस कि भाई अब ये सख्ती नहीं हुआ, इजी डर्ट पिकअप। अब जब ये चिपचिपा होगा ना भाई तो जाहिर है जब मिट्टी वगैरह उड़ेगी तो वो फर्श के साथ भी चिपक जाएगी, तो फिर क्या होगा कि आपका जो फ़र्श है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगेगा और पुअर बॉन्डिंग। ज़ाहिर बात है कि अब इसका रेजिन हार्डर ठीक तरीके से मिक्स हुआ ही नहीं है, इस पर चिपचिपाहट है और मसले मसाइल है, तो जो इसके फ़र्श के साथ जो इसकी बॉन्डिंग होगी वो भी फिर दुरुस्त नहीं होगी। इसीलिए हम हमेशा आपको कहते हैं कि जब भी फ़र्श बनाएं तो उसको हमेशा प्रॉपर तरीके से होमोजेनाइज़ करें और मटेरियल्स को एक मैकेनिकल मिक्सर के ज़रिए मिक्स करें, जो कि इपॉक्सी के स्पेशल मैकेनिकल मिक्सर्स होते हैं। अच्छा, एक और गलती जो हमारे यहाँ अक्सर लोग करते हैं कि भाई हम हमेशा साइट पे एक चीज़ जो है वो हमेशा वी ऑलवेज़ ट्राई टू गाइड पीपल एंड मेक श्योर कि भाई सबसे पहले तो साइट पे जो है ना एक वेइंग स्केल रखें, क्योंकि वॉल्यूम और वेट में जो है ना बुनियादी तौर पे फ़र्क होता है। हमारे यहाँ लोग जो है ना अंदाजे से मिक्स करने को तरजीह देते हैं, जहाँ पे हम कहते हैं कि भाई मिसाल के तौर पे 2:1, 3:1, 4:1 जो भी हमारे मिक्सिंग के रेशोज़ होते हैं उन रेशोज़ को जो है ना लोग अंदाजे से फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ रेसिकेम में हम जितने भी प्रोडक्ट देते हैं ना वो वज़न से देते हैं, तो हम हमेशा लोगों को कहते हैं कि जो लेबल पे और टेक्निकल डाटा शीट पे वज़न के रेशोज़ हैं उसको जो है ना अच्छे से फॉलो करें और वज़न के एतबार से ही, वज़न के तौर पे ही इसको पूरा का पूरा इसके साथ काम किया जाए। सो इन दिस केस वी शुड नेवर कन्फ्यूज़ वेट विद वॉल्यूम। वज़न अलग होता है और किसी चीज़ का मास या उसका जो वॉल्यूम होता है वो अलहदा होता है, जिसकी वजह से अच्छा ये जब वेट एंड वॉल्यूम का जब हम डिफरेंशियल होता है, अगला अंदाजे से मिक्स करता है अपने कि भाई मुझे तो बोला था कि 2 हिस्से इसके, 3 हिस्से इसके, अब उसने अपने हिसाब से कर लिया। जब वो आँखों से देख के मिक्स करता है तो वो वॉल्यूमेट्रिक मिक्सिंग हो रही होती है, क्योंकि वज़न के लिए तो आपको वेइंग स्केल और प्रॉपर सारी चीज़ें चाहिए होती है। तो इस चीज़ का जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली विद रेसिकेम इपॉक्सी, कि जो भी मिक्सिंग करें आप वो प्रॉपर तरीके से वज़न के साथ जो है चीज़ों की प्रॉपर प्रोपोर्शन लेके मिक्स करें। अच्छा, जहाँ तक बात है प्राइमर की, जैसे हमने सतह की तैयारी पे बात की
अब सतह की तैयारी के लिए कभी कभार मेरे पास सरफेस ऐसी होती है जिसके अंदर क्रैक्स होते हैं, बबल्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती है, और हमारा जितना भी प्रोडक्ट है ना वो प्री डिटर्मिन्ड वेट पैकेजेस में आता है कि जितना हार्डनर, जितना रेजिन है उस हिसाब से उतना ही हार्डनर है और उस हिसाब से उतनी ही मिकदार में जो है हम आपको फिलर या एग्रीगेट देते हैं। अगर पूरे के पूरे पैक्स को एज इट इज़ मिक्स कर दिया जाए या अगर छोटा काम है तो उसको तरीके से वज़न से मिक्स कर दिया जाए, सो दिस विल मेक द इंटायर मिक्सिंग प्रोसेस ईजी वेयर देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ वेइंग स्केल्स, क्योंकि पहले से ही वज़न के हिसाब से कंपनी से आता है, आपने वहीं के वहीं मिक्स किया और हाथ के हाथ इसको फैला दिया। अच्छा, दूसरी चीज़ जब हम एप्लीकेटर से बात करते हैं ना, एप्लीकेटर्स को कभी कभी पैकिंग के पैसे और चीज़ें बचाने के लिए जो है ना वो हमसे कहते हैं कि यार हमें बल्क में दे दें, हम साइड पर खुद ही इसको जो है ना मिक्स कर लेंगे। ऐसे में भी उनकी जब मिक्सिंग की प्रोपोर्शंस आउट होती है तो वहाँ पे भी ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर हमें कॉल आती है कि यार ये तो सूख ही नहीं रहा या ये जल्दी सूख रहा है या वॉटेवर, इस तरह के मामला आते हैं। तो हमारे पास हर प्रोडक्ट का प्री डिटर्मिन्ड वेट पैक होता है, और इसी के साथ अगर आप चाहें तो छोटी 20-20 केजी की बाल्टियाँ हैं या आपके कुछ हाफ का ड्रम्स या ऐसे वेसल्स होते हैं, तो वहाँ पे पूरा कंटेनर ही जो है अगर आप एक साथ मिक्स करके लगा ले तो उसमें एटलीस्ट ये वेट और वॉल्यूम वाला जो है एरर नहीं आता। अच्छा, इसमें हमारे पास जैसे हमने पहले जिक्र किया, पहले से ही बनी बनाई बाल्टियाँ आती है, बने बनाए कैन आते हैं। आपने कुछ नहीं किया, आपने ये कैन लिया, बकेट के अंदर ऑलरेडी कुछ रेजिन होगा, उसके साथ ये खाली स्पेस होगी बकेट के अंदर, उसी में आपने जो है वो हार्डनर डाल के प्रॉपर मैकेनिकली मिक्स करके अगर ले कर दिया तो आपके पास ये है। एंड वन मोर थिंग, एट रेसिकेम वी प्राइड आवरसेल्व्स इन प्रोड्यूसिंग मेजॉरिटी ऑफ आवर इपॉक्सी फ्लोरिंग सॉल्यूशंस एज सॉल्वेंट फ्री। हमने अपनी पुरानी प्रेजेंटेशंस में भी डिस्कस किया है कि सॉल्वेंट्स के क्या क्या इपॉक्सी फ्लोरिंग में नुकसानात होते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास एक सतह ऐसी है जिसकी तैयारी ठीक नहीं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारे क्रैक्स हैं, यहाँ पे बहुत सारी जो है हमारे जो फ़र्श है वहाँ पे खड्डे वगैरह पड़े हुए हैं, इसकी वजह से भी जो है ना इपॉक्सी में बबल्स आते हैं, क्योंकि फ़र्श में हवा होती है, जब हम इपॉक्सी पोर कर रहे होते तो हवा बाहर आती है जिसकी वजह से बबल्स बनते हैं। हमने हमारी पिछली प्रेजेंटेशंस में ये भी डिस्कस किया हुआ है कि इपॉक्सी के अंदर जो बबल बनते हैं वो उस वक्त बनते हैं जब इपॉक्सी जो है वो गीली होती है। तो जैसे हमने पहले सतह की तैयारी के मुतालिक बात की, तो हमें जो है सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि इसको ग्राइंड किया जाए। जैसे ये सरफेस है, इन दिस केस इसको ग्राइंड करें, प्रॉपर इसके क्रैक्स को खोलें, इसकी क्रैक फिलिंग करें। प्राइमर के अंदर ही अक्सर और बेशतर हम सिलिका के फिलर्स वगैरह मिला के, या जो हमारे क्रैक फिलर्स हैं उसको भी हम अपने नॉर्मल क्रैक फिलर्स भी यूज़ करके जितने भी हमारे खड्डे वगैरह हैं ना उसको हम पहले भर के पूरी सरफेस को प्रॉपर तरीके से ग्राइंड करके लेवल करके स्टेबल कर लें, और उसके बाद उसके ऊपर प्राइमर लगाएं। कभी कभी सतह बहुत ज़्यादा अगर प्राइमर को या नमी को जज्ब कर रही है ना, तो उस सूरत में भी ज़रूरी है कि, क्योंकि नॉर्मली लोग क्या करते हैं, भाई कंपनी ने बोला 2 कोट प्राइमर लगा लो तो हमने 2 कोट लगा लिए। ऐसा नहीं होता, क्योंकि सरफेस को पूरा सील करने के लिए कभी कभी मल्टीपल कोट्स ऑफ प्राइमर भी लगते हैं। अच्छा, इनिशियल इंस्पेक्शन में अक्सर और बेशतर इस चीज़ का तयन करना बड़ा मुश्किल होता है कि कितना प्राइमर पिएगा कि नहीं पिएगा। अच्छा, प्राइमर लगाने के बाद जब सरफेस पे थोड़ा सा वेट लुक आता है तो उस वक्त हमें बहुत सारे क्रैक्स और दूसरी इम्परफेक्शंस जो है वो सरफेस पे नज़र आती है, जिसके बाद अगेन प्राइमर की और कुछ चीज़ों की कंजम्पशन जो है जो वो साइड पे बढ़ जाती है। दिस इज़ स्पेशली ट्रू जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ग्राइंडिंग है, पुरानी कोई हमारी कोटिंग्स लगी हुई हैं या इस तरह की कोई चीज़ है, तो ऐसी सिचुएशंस में जो है हमें प्रॉपर तरीके से सरफेस प्रिपेयर करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी 3-4 कोट भी लग जाता है प्राइमर के, जिसकी बाद सरफेस सील होती है, फिर हम अपना टॉप कोट लगाते हैं। अब टॉप कोट लगाने के लिए, जैसा मैंने यहाँ पे बोला कि डबल सीलिंग हेल्प्स एलिमिनेट द रिस्क ऑफ बबल्स। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो यहाँ पे स्पाइक शूज़ और स्पाइक रोलर है। स्पाइक रोलर को हम गीले में जितना ज़्यादा सरफेस के ऊपर चलाएंगे उतना हमारा अच्छा है, कि जैसे जैसे अगर बबल्स खुदा न ख्वास्ता आ भी रहे हैं तो वो भी एलिमिनेट होंगे, नंबर 1। नंबर 2, जब हम प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा हाई स्पीड ड्रिल मशीन से, अव्वल तो हमें जब हम मिक्स कर रहे होते हैं हम रेकमेंड करते हैं कि बहुत ही कम RPM पे और बहुत स्लो स्पीड पे इपॉक्सी को मिक्स किया जाए, लेकिन मिक्सिंग के वक्त भी बबल्स आ जाते हैं जो कि स्पाइक रोलर से जो है क्या कहते हैं एलिमिनेट होते हैं। अच्छा, हम हमेशा कहते हैं कि स्पाइक रोलर की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए और हमेशा जो है स्पेयर स्पाइक रोलर्स होने चाहिए, और हमेशा स्पाइक रोलर को जो है प्लस डायरेक्शन में चलाना चाहिए। मतलब है कि अगर एक आदमी टॉप टू बॉटम स्पाइक रोलर चला रहा है तो जो दूसरा आदमी उसको फॉलो करेगा वो लेफ़्ट टू राइट करेगा, फिर तीसरी दफ़ा टॉप टू बॉटम, चौथी दफ़ा लेफ़्ट टू राइट एंड सो ऑन। एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, इपॉक्सी फ्लोरिंग डालते वक्त जैसे हमने पहले कहा कि ये जो बबल्स जो फॉर्म होते हैं ना, ये उस वक्त फॉर्म होते हैं जब मेरा फ़र्श जो है वो गीला होता है।
इपॉक्सी फ्लोर डालते वक्त अगर हम स्पाइक रोलर यूज़ करें तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जिस एरिया में हम एप्लीकेशन कर रहे हैं वहाँ पे लाइट और रोशनी वाफिक मिकदार में हो। अक्सर और बेशतर ये शेड वगैरह के जब हम काम कर रहे होते हैं वहाँ पे कभी कभी प्रेशर आता है कि रात में काम करें, वहाँ पे रोशनी मुकम्मल तौर पे पूरी नहीं होती, हम इपॉक्सी डाल के चले जाते हैं और फिर 1-1.5 दिन बाद जब हम वापस आते हैं तो देखते हैं बहुत सारे बबल्स और पिन होल्स सरफेस पे हुए हैं। वो इस वजह से, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि जिस एरिया में एप्लीकेशन हो रही होती है वहाँ पर रोशनी पूरी नहीं होती। तो हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जब हम इपॉक्सी फ्लोरिंग का काम कर रहे हों वहाँ पर वाफिक मिकदार में रोशनी अवेलेबल होनी चाहिए अगर हमें सरफेस फिनिश बिल्कुल प्रॉपर चिकनी स्मूथ चाहिए। या अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि जब हम इपॉक्सी फ्लोर करते हैं 1 से 1.5 mm की इपॉक्सी फ्लोर पे तो स्पाइक रोलर लग के बिल्कुल शीशे जैसी स्मूथ फिनिश अचीव की जा सकती है, लेकिन जब हम रोलर अप्लाइड करते हैं इपॉक्सी, वहाँ पे हम इसको कहते हैं ऑरेंज पील फिनिश। जो हमारा ऑरेंज जो एक फ्रूट है जिसे हम मौसम्बी या कीनू कहते हैं, उसकी जब आप स्किन देखेंगे तो उसमें हल्का हल्का सा स्मूथ होती है हाथ लगाने में, लेकिन थोड़ी सी खुरदुरी होती है। इसी तरीके से जब हम रोलर से इपॉक्सी लगाते हैं जिस पे स्पाइक नॉर्मल पेंट रोलर से या जब इपॉक्सी लगाते हैं जिसके ऊपर स्पाइक रोलर अनफॉर्चुनेटली नहीं चल सकते क्योंकि उसकी थिकनेस ही बहुत कम होती है, इपॉक्सी पेंट टाइप का होता है वो, वहाँ पे जब हम रोलर चलाते हैं तो जो रोलर का टेक्सचर है वो इपॉक्सी फ्लोर्स में जो है वो नज़र आता है, एंड दैट इज़ वेरी मच एक्सेप्टेबल। लोगों का इपॉक्सी को लेके एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि बिल्कुल शीशे की तरह स्मूथ होगा। शीशे की तरह स्मूथ उसी सूरत में ज़्यादा होगा जब हम 1 से 1.5 mm, इन माई आई पर्सनली लाइक टू यूज 1.5 mm, 1.5 mm या उससे ऊपर इपॉक्सी की कोटिंग या फ्लोरिंग कर रहे हो तो। अच्छा, ये हमारा एक चार्ट है। इस चार्ट में हमने जो है बहुत सारे जो है वो रीज़न्स मेंशन किए हुए हैं जिसमें हमने बताया गया है कि बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स इपॉक्सी फ्लोरिंग में आते हैं उनकी क्या क्या वजूहात हो सकती है। आप पॉज करके इस पूरे के पूरे चार्ट को जो है तसल्ली से देख भी सकते हैं, और ये इस पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन की जो PDF है हमने अपने लिंक्डइन के पेज पे भी जो है वो अपलोड की हुई है। सो दैट वॉज इट फ्रॉम अस टुडे। हमें सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे हमें लाइक कीजिएगा, बिलखुसूस यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और वो बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच और अस्सलाम वालेकुम।